नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के समीकरण क्या बन रहे हैं। दरअसल अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार महाविकास अघाड़ी की तरफ से, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात रहमान अजहरी से हुई, उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। खबर क्या रहा जी सबसे पहले अजीत मैं ये बता दूं कि अबू आजमी शिवाजी मानखुर्द सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बीच मुफ्ती सलमान अजहरी जो अपने भड़काऊ बयान के लिए जाने जाते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर चुकी है कई बार। उनसे उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात करके जो बातें की है, जो कहीं ना कहीं वोटरों को भड़काने की जो बात कही गई है, तमाम वो जो बातचीत मैंने वो सुनी उनकी, और बात करते नजर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ शिवाजी मानखुर्द सीट पर अबू आजमी की जो बातें हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और बीजेपी की कोशिश है, चूंकि 5 कैंडिडेट उनके सामने लड़ रहे हैं टोटल, तो उन कहते नजर आ रहे हैं मौलाना से कि बीजेपी की कोशिश है कि वोटों में बंटवारा हो जाए, विपक्ष की कोशिश है वोटों में बंटवारा हो जाए, तो आप हमारी मदद कीजिए। अब मौलाना के बारे में सब कोई जानता है किस तरह से भड़काऊ बयान देते आए हैं, और पिछली बार गुजरात में जब उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था, सिर कलम करने की, ये सर तन से जुदा, इन तमाम बयानों के चर्चा में रह चुके हैं। और अजहरी को जमानत भी मिल रही थी, 10 महीने जेल में रहे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, वो बेल पर है शायद, और इस दौरान भी फिर से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे चुनाव के वक्त, वोटिंग से ऐन वक्त पहले अबू आजमी जाकर वहां उनसे मुलाकात करते हैं, और ये तमाम भड़काने की, कई मुसलमान वोटरों को भड़काने की जो बात कर रहे हैं, ये क्या साफ साफ संदेश इससे क्या पहुंच रहा है? आप एक तरफ बीजेपी पर, महायुति पर आप आरोप लगाते हो कि आरक्षण और तमाम इन बातों पर कि बीजेपी कहीं ना कहीं वोटों में बंटवारा चाहती है, लेकिन अबू आजमी का आप देखिए अंजीत, डर साफ साफ दिख रहा है। जिस तरह से नवाब मलिक वहां उतरे हैं शिवाजी मानखुर्द सीट पर, अबू आजमी 3 बार के विधायक तो हैं, लेकिन चौथी बार विधायक बनने के लिए जिस तरह से मौलाना के आगे जाकर वो गिड़गिड़ा रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, साफ तौर पर गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं चौथी बार जीतना चाहता हूं और आप आकर हमारी मदद कीजिए। तो साफ साफ उनका डर दिखा रहा है कि अब नवाब मलिक के आने के बाद किस तरह से अबू आजमी बैकफुट पर है और उनकी सीट फंस सकती है। बिल्कुल। तो और गजवाए हिंद का नारा दिया था अजहरी ने। हालांकि बहुत साफ कर दूं कि अबू आजमी ये कह रहे हैं कि वो वीडियो फेक है, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन विवाद अजहरी के साथ बहुत सारे हैं। इसके अलावा एक और नाम था, उसका भी जिक्र करना जरूरी है, इस पर हम लौटेंगे, सज्जाद नोमानी का। उसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ था और बीजेपी ने उस पर बहुत सारे सवाल उठाए थे, लेकिन क्या अब ये पूरी तरह से उठ जिहाद की तरफ बढ़ रहा है मामला? सज्जाद नोमानी की जो आपने बात की, स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद अहमद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जब हमने नवाब मलिक की बात की है, तो नवाब मलिक की बेटी सना मलिक के अगेंस्ट फहाद अहमद लड़ रहे हैं एनसीपी शरद गुट के टिकट पर। तो सज्जाद नोमानी से अभी हाल ही में स्वरा भास्कर और उनके पति ने जाकर मुलाकात की। सज्जाद नोमानी की बात कर लेते हैं। स्वरा भास्कर कौन है? मशहूर एक्ट्रेस हैं और नारीवाद की बात करती हैं, एक्ट्रेस रही हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, नारीवाद की बात करती हैं। लेकिन सज्जाद नोमानी के बारे में दर्शकों को शायद पता नहीं होगा वो क्या बातें करते हैं। लड़कियों के स्कूल जाने का विरोध करते हैं, कहते हैं कि जो माता पिता अपनी बच्चियों को, अपने बेटियों को स्कूल भेजेंगे, उनके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। तो ये तमाम बातें सज्जाद नोमानी कहते हैं। और आज स्वरा भास्कर का मैं भाषण भी सुन रहा था, अपने पति फहाद अहमद के सपोर्ट में प्रचार में भाषण दे रही थी कि मैंने भले ही मुस्लिम लड़के से शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता, अल्लाह की शान में मैं ये कर रही हूँ, ये तमाम काम कर रही हूँ, इसमें जाति हमारी बीच में नहीं आनी चाहिए। तो नारीवाद का जो नारा आप देती थी, महिला सशक्तिकरण का जो आप नारा देती थी, बुलंद करती थी आवाज, आज कहाँ चली गई वो आवाज? सज्जाद नोमानी से जब आप मुलाकात करी थी तो कहाँ चली गई वो आवाज? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और आप महायुति पर जो सवाल उठा रहा है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी, तो सपा के अबू आजमी और स्वरा भास्कर आज एक्सपोज हो चुके हैं कहीं ना कहीं। ये देख लीजिए, बीजेपी यही कह रही है, शहजाद पूनावाला की मैं का बयान सुन रहा था, बीजेपी का यही कहना है, एक्सपोज हो गए हैं ऑलरेडी। और अब एक बार बात फिर से अजहरी की करते हैं। अबू आजमी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करना पड़ा, ऐसे व्यक्ति से समर्थन की मांग करनी पड़ी जो आरोपी है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जमानत दी है, जिसके बयान इतने विवादित हैं? तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अबू आजमी को, जो कि मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, और वो हालांकि वो गठबंधन में है इसलिए उनको टिकट मिला है, और वो पहले कह चुके थे कि भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे, और वो विधायक हैं लगातार, वो उत्तर प्रदेश में भी कैंपेन करने के लिए आते हैं। क्या अबू आजमी को ये डर है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, इसलिए ऐसे लोगों का सहारा लेना, और क्या ऐसे लोगों का सहारा लेने से अबू आजमी चुनाव जीत जाएंगे?
देखिए, चुनाव जीतेंगे या नहीं ये तो अंजीत बड़ा सवाल है। 23 को पता चलेगा। हाँ, 23 को पता चलेगा रिजल्ट के बाद ही। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन जब से नवाब मलिक फील्ड में उतरे हैं ना अबू आजमी के सामने, एक देखिए बेहद एक बहुत स्ट्रैटेजिकली नवाब मलिक को उतारा गया है कहीं ना कहीं, सना मलिक को अपनी सीट देकर अनुशक्ति नगर। और मैं हमेशा से कहते रहा हूं कि ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, बहुत प्लान्ड वे में नवाब मलिक को उतारा गया है सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष को हराने के लिए। भले ही बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं। वो जो गैप है ना महायुति में मुस्लिम वोटों का, वो अजीत पवार गुट के जरिए उस गैप को बीजेपी फिल करने की कोशिश कर रही है। और जब से नवाब मलिक कैंपेन में उतरे हैं तब से अबू आजमी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और नवाब मलिक तो दूर की बात है, अबू आजमी के सामने 3 और मुस्लिम कैंडिडेट्स उतरे हुए हैं। एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा हुआ है, तो ओवैसी की पार्टी भी चुनौती बनती जा रही है अबू आजमी के लिए। 3 बार विधायक है, लेकिन जब से नवाब मलिक उतरे हैं तब से बैकफुट पर हैं। और अब मौलाना के पास जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, वोट जिताने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये भड़काऊ मौलाना के पास जाकर जो हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है और बेल पर बाहर इस वक्त चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको अपने काम पे भरोसा नहीं है। काम पर भरोसा नहीं है कहीं ना पिछले 15 साल से वो काम कर रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं है। और एक और सीट है जिसको लेकर के बड़ी सियासत हो रही है, अमित देशमुख वाली सीट को लेकर के। अमित देशमुख वाली सीट को लेकर कह रहा है कि भाई विलासराव देशमुख की पारंपरिक सीट थी, लेकिन इस बार चूंकि लोकल कैंडिडेट वहां पर उतार दिया गया है, इसलिए वो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये पार्टियों में इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात यह है कि वो अबू आजमी को लेकर के, अच्छा अबू आजमी भी इस तरह की बात करते रहे हैं। अभी भी उन्होंने जब बात किया तो ये कहा कि हम ऐसे संविधान की कल बात करेंगे जिसमें जबरदस्ती किसी को ना जेल में डाला जाए, ये लोग संविधान के खिलाफ हैं, मतलब बीजेपी की तरफ उनका इशारा है। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इधर का नारा है वो ये है, एक है तो सेफ है। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, ये नारा सिर्फ राजनीति के लिहाज से ही नहीं। देखें आप देश में कोई भी आप मसला उठाकर देख ले, ये नारा मुझे लगता है सटीक बैठता है। एक होने की बात कर रही है बीजेपी, लेकिन दूसरी तरफ अंजीत आप देख लें, इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से चुनाव के वक्त मुस्लिम आरक्षण की बात की गई, मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की बात कही, तो आप महायुति पर बांटने का आरोप लगा रहे हो। आप 10% आरक्षण मुसलमानों को कहां से दोगे? 49% कोटा में से आप 10% आरक्षण आप दोगे, तो कहीं ना कहीं ओबीसी या SC ST कोटा में से आप कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करोगे। बिल्कुल सही तो है। बांट कौन रहा है? बांट जो रहा है वो तो साफ तौर पर दिख रहा है। और बीजेपी की तारीफ यहाँ करनी पड़ेगी इसलिए क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से डेंट लगा, तो साफ तौर पर बीजेपी प्रो हिंदू कार्ड अपना खेल रही है। लेकिन हरियाणा में इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हरियाणा ने क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, क्योंकि हरियाणा में हम लोग ये जिक्र कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, हरियाणा में इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और अगर वो कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में इनके काम आ जाता है या झारखंड में काम आ जाता है, तो उनको बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल फायदा इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप देख ले, सिर्फ नारों के दम पर बीजेपी नहीं लड़ रही है। अंदर जिस तरह से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड स्ट्रैटेजी जो बन रहा है चुनाव लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं किसानों के लिए तमाम योजनाएं आप देख ले, जिस तरह से पीएम मोदी ने तमाम शिलान्यास किया, चाहे योजनाओं का शुभारंभ किया, ये आप देख ले, चाहे महिलाएं जो है, खासतौर पर मैं झारखंड में देख रहा था अभी पहले फेज में, महिला वोटर टर्नआउट जो था वो पुरुष वोटर्स, मेल वोटर टर्नआउट के हिसाब से काफी कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। तो महिलाएं जो है बीजेपी की साइलेंट वोटर बनती जा रही है कहीं ना कहीं। जो योजनाएं उनके लिए लागू की जा रही हैं, तमाम फ्री बस सेवा से लेकर तमाम, आप देख लें किसान सम्मान निधि जिस तरह से 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का बीजेपी ने वादा किया है, ये क्या लगता है सही में बीजेपी को फायदा तो इससे पहुंचेगा ही? बिल्कुल तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र के तमाम जो उद्योग हैं वो गुजरात शिफ्ट कर रहे हैं, ये तमाम सवाल उठते हैं। अभी बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हो गई सरेआम, लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो है महाराष्ट्र में। नींद तो एकनाथ शिंदे की भी उड़ी हुई होगी। बिल्कुल एकनाथ शिंदे की नींद उड़ी हुई है, लेकिन उसके पीछे में दूसरा तर्क है मेरा। जी बताइए। क्योंकि अमित शाह ने जब कहा था कि मिल बांट के तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद से उनको लग रहा होगा कि जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ और अब आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। इनके पास सीटें कम थी, 40 सीटें, बावजूद इसके मुख्यमंत्री बनाया। कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे एकनाथ शिंदे, तो मैं सुन भी रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सीएम फेस नहीं हूं। तो अभी से ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, इशारा तो नहीं कर दिया गया उनको कि भाई अंदर ही अंदर बातें तो हो ही गई होगी। अमित शाह ने फॉर्मूला तय कर दिया है, मेरा मानना है ऐसा, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन ऑन कैमरा आकर महायुति का आप देख ले, ये समन्वय है कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त कि ऑन कैमरा आकर कोई भी नेता सीएम फेस की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी माहौल बिगड़ सकता है, अलायंस कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से समन्वय बिठाकर इन तमाम बातें की जा रही है। लेकिन लड़ाई आप देख ले उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच इस बार खास तौर पर नजर आने वाली है कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन बनेगा, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। बहुत दिलचस्प है। एक जानकारी और आपको दे दें, महाराष्ट्र के पालघर से आई है। विनोद तावड़े के ऊपर पैसे बांटने का आरोप है। एक होटल में 2 करोड़ रुपए जब्त किया गया है।
जो कार्यकर्ता है बहुजन विकास अघाड़ी की, उन्होंने हंगामा किया, पैसा मिला भी है, पैसा बांटने के आरोप भी लगे हैं और डायरी में एंट्री की बात कही जा रही है। लोग इस पूरे मामले में फिलहाल एफआईआर भी रोहन दर्ज कर ली गई है और चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की है और जो ये एफआईआर दर्ज हुई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज हुई है और बीजेपी उम्मीदवार राजन नाईक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। 2 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से नोटों का भरा बैग बरामद हुआ है। तो ये भी जो की जानकारी थी महाराज से जुड़ी, जी बिल्कुल, बड़ी देना दर्शकों को जरूरी था और इस पर लेके बड़ा विवाद हो रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ताजा खबरों के लिए आप लगातार न्यूज नेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने हुए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।